इतिहास को जानकर हम कई बार भविष्य की घटनाओं को रोक लेते हैं, लेकिन कई बार इतिहास को जानने के बावजूद हम भविष्य में घटनाओं को अंजाम देते हैं। नेपाल का उदाहरण आपके सामने आजकल एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में नज़र आ रहा होगा, जहां पर जैन जी जनरेशन यानी कि 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए बच्चों ने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया कि नेपाल से लोकतांत्रिक सरकार का खात्मा हो गया। हालांकि वहां पर सुशीला कार्की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के गवर्नर रही, वहां की पहली महिला चीफ जस्टिस रही नेपाल की, वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर रही है और अगले 6 महीने के बाद वहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा और फिर से लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। लेकिन ये बताता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। हालांकि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। अगर नेपाल ने सीखा होता कि हमें गलतियाँ नहीं करनी है, तो नेपाल में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं होता कि वहाँ के युवा इतने बड़े विद्रोह को अंजाम दे देते। ये न केवल नेपाल के लिए बल्कि हर देश के लिए सबक है। और ये बात कि हमें अपनी गलतियों से सीखनी चाहिए, यह न केवल राष्ट्रों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए, बड़े राजनेताओं के लिए, बल्कि एक सामान्य से व्यक्ति के जीवन पर भी लागू होता है। हालांकि हेगल कहते हैं कि इतिहास से मनुष्य सबसे बड़ी सीख यही लेता है कि वह इतिहास से कुछ भी नहीं सीखता। हम गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ करने के बाद हम भूल जाते हैं और फिर से गलतियाँ करते हैं। परिणाम इतना भयावह कई बार होता है कि उसे रोक पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इतिहास की इसी धारा में हम एक ऐसे विचारधारा को पढ़ने वाले हैं जिसने ये बताया कि कई बार घटनाएं घटित होती हैं, वो न केवल एक नेता, एक समूह के मन से निकली हुई घटना होती है, बल्कि वह पूरे जन सामान्य की घटना होती है। भारत आज़ाद हुआ तो आप क्या सोचते हो? क्या केवल महात्मा गांधी जी ने ही देश को आज़ाद कराया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ कि क्या सिर्फ उन्होंने ही करवाया? तो ऐसा नहीं। क्या सिर्फ कुछ क्रांतिकारियों ने ही करवाया? नहीं। भारत की आज़ादी उस समय की लगभग पूरी आबादी की मांग थी। उस मांग के दम पर भारत को आज़ादी मिली। केवल नेता चाहते और जनता नहीं चाहती तो शायद भारत कभी आज़ाद नहीं होता। लेकिन हम इतिहास में बड़ी घटनाओं को और केवल बड़े व्यक्तित्वों को ही पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? आज भी हम बड़े व्यक्तित्वों को, फलाने मिनिस्टर ने वहाँ इनॉग्रेशन किया, फलाने नेता ने वहाँ पर स्पीच दी, उस बॉलीवुड एक्टर का अफेयर चल रहा है, उसके साथ वो हो रहा है, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या कई बार हम ये पढ़ते हैं कि आम लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, एक आम व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में किस तरह की विचारधारा चल रही है? क्या समाज को समझने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स निकलते हैं? क्या समाज को सोचने की, जो समाज की सोच है उसको समझने के लिए कुछ होता है? बहुत कम। इसी पर आधारित होकर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, उसका नाम था सबाल्टर्न। सबाल्टर्न ने कहा कि अक्सर इतिहास राजनीतिज्ञों का इतिहास होता है। भारत में राजा महाराजाओं का इतिहास लिखा गया, बड़े बड़े नेताओं का इतिहास लिखा गया, लेकिन क्या भारत में आम जनता का इतिहास लिखा गया? आम जनता का सांस्कृतिक जीवन कैसा था? उनके मन में किस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे? उनकी सोच किस तरह से थी? क्या इस पर कभी सवाल खड़े हुए? नहीं। इसी पर सवाल खड़े करना और आम लोगों के बारे में लिखना ही सबाल्टर्न विचारधारा का मुख्य उद्देश्य था। हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन के इस छठे भाग में सबाल्टर्न इतिहास लेखन पर। इसे हम जनवादी इतिहास लेखन क्योंकि ये आम जनों की बात करता है, मध्यवर्ती इतिहास लेखन क्योंकि ये मध्यम स्तर पर ये बात करता है, बड़े नेताओं और जनता के बीच का ये मध्य मार्ग कहलाता है, दोनों को जोड़ने की कड़ी के रूप में ये काम करता है। दलित, जो दबे कुचले निम्न वर्ग है, उनका ये इतिहास लेखन है। भारत के संदर्भ में इसे दलितवादी इतिहास लेखन कहा जाता है, क्योंकि दलित शब्द इतना बड़ा व्यापक शब्द है, कई बार हम इसका जो मीनिंग निकालते हैं वो एसटी एससी के लिए निकालते हैं, कई बार हम किसी निम्न जाति के लिए इसका
मीनिंग निकालते हैं। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि दलित एक बहुत व्यापक शब्द है और इसके कई अर्थ निकलते हैं। दलित का मतलब होता है कि दबे कुचले वर्ग। कहीं पर ओबीसी दबे कुचले हो सकते हैं, कहीं पर एसटी दबे कुचले हो सकते हैं, और कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कैटेगरी में आने वाली कोई जाति वहाँ पर दबी कुचली अवस्था में हो सकती है। तो यहाँ पर दलित का मतलब होता है कि समाज का ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है। ठीक है। अब वो जाति विशेष में कोई भी हो सकता है। अब दलित में किसान आ सकते हैं जिनका शोषण हो रहा है, श्रमिक आ सकते हैं, निम्न जातियाँ आ सकती है, महिलाएं आ सकती हैं जिनका सदियों से शोषण होते रहा है। ऋग्वेद में उत्तर वैदिक जब ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक परंपरा शुरू होती है और महिलाओं को दबाने का प्रयास शुरू होता है, तो वहाँ पर कई बार हमें ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पर से देखने को लगता है कि महिलाओं की आज़ादी छीननी शुरू हो चुकी थी। और उत्तर वैदिक काल से लेकर आज तक हम ये देखते हैं कि समाज पुरुषवादी समाज के रूप में हमें नज़र आता है और महिलाओं की भागीदारी बहुत कम नज़र आती है। आप ही सोचिए, भारत इतने सालों में 75-76 सालों में आज़ादी हुए, हम अभी भी इतनी धीमी गति से क्यों चल रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी तक हमें विश्व की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी हम तीसरे चौथे नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम पिछड़े हैं। मैं जानता हूँ कि हम अपनी परिस्थितियों के मुकाबले कई बेहतर गुना अच्छे हैं। जहाँ पर माउंटबेटन ने कहा था कि भाई भारत ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्षों तक टिकेगा, उसके बाद ये कई हिस्सों में बढ़ जाएगा, उनकी बात गलत सिद्ध हुई। कई लोग कह रहे थे कि भारत में इतनी सारी संस्कृतियां हैं, भारत में से तो कई सारे देश निकलेंगे भाई। पंजाब में पंजाबियों का देश होगा, केरल में मलयालम लोगों का देश होगा, तमिलनाडु में तमिल लोगों का देश होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। अलग अलग संस्कृति होने के बावजूद भारत एक संयुक्त राष्ट्र बनकर रहा। तो ये एक गजब की बात है। लेकिन ये सब मानते हुए भी कह सकते हैं कि भारत की प्रोग्रेस और बेहतर हो सकती थी। तो वो कम क्यों रही? क्योंकि समाज का 100% नहीं दिया गया विकास के योगदान में। वो क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कभी भी कोई भी गाड़ी परफेक्टली तब चलती है जब उसके दोनों टायर मजबूत हो, सब सही हो। अगर एक टायर में हवा ज़्यादा हो और एक टायर में हवा हो ही नहीं, तो वो गाड़ी बेहतर तरीके से कैसे चल सकती है? उसी तरह भारत के समाज में हुआ। पुरुष तो अपने काम में बहुत अच्छे रहे, समाज में उन्होंने योगदान दिया, लेकिन महिलाओं को धकेल कर रखा और महिलाओं की हिस्सेदारी रही ही नहीं। जब समाज को एक ही पक्ष ने चलाया तो हमारी विकास की गति थोड़ी कमज़ोर हो गई। इसीलिए अगर भारत को विकसित होना है तो महिला और पुरुष और समाज के अन्य हिस्से जब तक सभी मिलकर एक साथ प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सामाजिक बदलाव नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीय स्तर का बदलाव नहीं होगा। ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये प्रवचन नहीं कह रहा हूँ, ये सबाल्टर्न विचारधारा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि सबाल्टर्न विचारधारा यही मानती है कि दलित कौन है? महिलाएं भी दलित है। क्यों? महिलाओं का शोषण हुआ, उन्हें भागीदारी नहीं मिली, उन्हें अवसर नहीं मिली। आज भी कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश में संसद में 33% आरक्षण 33% आरक्षण भी नहीं है। वो मिलेगा 2027 में नारी शक्ति बंधन योजना, या फिर जो विधेयक था 2024 में उसको पारित किया गया और उसके तहत कहा गया कि 2027 का जो इलेक्शन होगा उसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। जिसकी मांग कब से चल रही थी? वो चल रही थी इंदिरा गांधी जी के समयकाल से। सोचो, वो मांग अब जाके पूरी हुई और उसमें भी कितने, सिर्फ 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा और 66% आरक्षण किसके पास होगा? पुरुषों के पास होगा। तो भाई ये कैसी बात हुई? ठीक है ना, कैसी बात हुई ये? महिलाओं को ज़्यादा अधिकार होना चाहिए था, उन्हें तो सिर्फ 33% आरक्षण और 67% आरक्षण पुरुषों को, जबकि उन्हें 50% आरक्षण होना चाहिए था। तो ये बात यहाँ पर सबाल्टर्न विचारधारा के जो राइटर्स हैं वो कहते हैं। अब छोटे पदों पर स्थापित सरकारी कर्मचारी भी निम्न तबके में आते हैं, जैसे जो सिपाही होते हैं जिनका शोषण होता है। मेरे दोस्त के पापा डीएसपी हैं, तो वो मुझे अक्सर बताता है कि जो सिपाही होते हैं उनकी ज़िंदगी जो होती है वो किसी गुलाम से कम नहीं होती है। ज़्यादातर जो अधिकारी होते हैं कुछ अच्छे होते हैं जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है और वो समझते हैं कि भाई पद की गरिमा बनी रहे। जैसे मैं बड़े पद पर हूँ उसी तरह ये भी पद पर है, भले ही वो छोटे पद पर है, तो मैं उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करूँ। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं
जो उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने वो सिपाही जाते हैं, उनकी पत्नी को मार्केट ले जाते हैं, वो उनकी गाड़ी साफ करते हैं, उनके घर में काम करते हैं। तो इस तरह से ये केवल एक वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस सिस्टम में बात कर रहा हूँ। ये प्रशासन में और अलग अलग निजी सेक्टर्स में जो छोटे कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर दलित का कितना बड़ा मीनिंग है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दलित का मतलब सिर्फ हरिजन या कुछ सीमित जातियाँ नहीं है। दलित का मतलब है कि किसी भी सेक्टर में, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह जाति हो, धर्म हो, रंग हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में जो पिछड़ा व्यक्ति है वह दलित है। और दलित के लिए लिखना, दलित के लिए बात करना, दलित विश्लेषण करना किसका काम है? सबाल्टर्न विचारधारा का। क्योंकि सबाल्टर्न विचारधारा मानती है कि भैया समाज का जो बड़ा वर्ग है, जो लाइमलाइट में है, जिसके बारे में हर कोई बात करता है, हम भी उनके बारे में क्यों बात करें? हम उनके बारे में बात करते हैं जिनके विषय में कोई बात नहीं करता है। आम जन के बारे में बात करते हैं। और आम लोगों में भी हम किन की बात करेंगे? उनकी बात करेंगे जो पिछड़े हुए हैं, जिनका शोषण होता है। अब सबाल्टर्न इटालियन इतिहासकार एंटोनियो ग्राम्सी ने अपनी पुस्तक प्रिजन नोटबुक में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था। अब इस शब्द का मतलब क्या हो सकता है? तो इस शब्द सबाल्टर्न अध्ययन का शाब्दिक अर्थ निचले स्तर की जनता का अध्ययन, अर्थात जन आधारित इतिहास का अध्ययन है। क्या है? सबाल्टर्न। तो जो निचले वर्ग की जनता है उनका अध्ययन करना सबाल्टर्न इतिहास लेखन के अंतर्गत आता है। एंटोनियो ग्राम्सी ने सबाल्टर्न शब्द का उपयोग समाज के दलित और उत्पीड़ित गौड़ वर्ग के लिए किया था। गौड़ का मतलब होता है जो सीमित लिमिटेड है, उनके लिए किया था। गौड़ का मतलब आप गोंड जाति से मत लगा लेना। अब 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इतिहास लेखन में विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति के साथ साथ इतिहास की अनेक शाखाओं प्रवृत्तियों का विकास हुआ, जिनमें सबाल्टर्न इतिहास लेखन एक प्रमुख प्रवृत्ति है। भारत में सबाल्टर्न इतिहास लेखन का जनक व प्रवर्तक रणजीत गुहा को माना जाता है। 2023 या 24 में ही उनकी डेथ हुई थी। तो रणजीत गुहा ने इस विचारधारा को प्रबल बनाया और उन्होंने भारत में इसका प्रारंभ किया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रणजीत गुहा से रिलेटेड एक वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा, डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी उनसे जुड़ा आपको वीडियो मिल जाएगा और आप रणजीत गुहा के बारे में समझ सकते हैं। तो शाहिद अमीन जैसे लोग भी इस विचारधारा से जुड़े रहे। अब देखिए कि भारत में सबाल्टर्न इतिहास लेखन का जनक व प्रवर्तक रणजीत गुहा है, ये तो हम देख चुके हैं। सबाल्टर्न इतिहास लेखन के इतिहासकारों ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन से प्रभावित होकर मार्क्सवादी इतिहास लेखन की व्याख्या को चुनौती देते हुए एक नवीन दृष्टिकोण से युक्त इतिहास लेखन प्रारंभ किया। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि ये मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। मार्क्सवाद की ही एक शाखा आप इन्हें कह सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि साम्राज्यवाद की एक शाखा हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको उनके बारे में पता होगा, कैम्ब्रिज स्कूल, जहाँ पर ये बताया गया था कि जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम है वो किस तरह से एक षड्यंत्र था, क्योंकि जो नेता थे वो अवसरवादी की लालसा में जनता को भड़काकर विद्रोह करवा रहे थे ताकि उन्हें अंग्रेज़ों से कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ पद मिल सके। तो इस तरह से कैम्ब्रिज स्कूल ये साबित करना चाहता था कि भाई अंग्रेज़ बहुत भले मानुस थे और भारत के लोग जिनको हम सभ्य बना रहे थे, उन्होंने हमको ही उल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया कि भाई हम 5,500 साल पुराने हैं, ऐसा वैसा, और हमको भगाने का प्रयास किया। तो कैम्ब्रिज स्कूल इस तरह से चीज़ों को साबित करने का प्रयास करता है कि भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम गलत था और अंग्रेज बिल्कुल सही थे और उन्हें बने रहना था। तो कैम्ब्रिज स्कूल किसकी उपशाखा है? साम्राज्यवाद की। तो ये आपने देखा होगा। और साम्राज्यवाद कैसे शुरू हुआ था? जब यूरोप में, खासतौर पर इंग्लैंड, अपने उपनिवेशों को बढ़ाने लगा, तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि विश्व के अलग अलग देशों ने समय के साथ साथ इस चीज़ का विरोध किया कि भाई आप वहाँ पर कैसे अत्याचार कर सकते हो, क्योंकि जब समय के साथ साथ अमेरिका लोकतंत्र बना, उसके बाद
जब बड़े बड़े न्यूज़पेपर निकलने शुरू हुए तो दुनिया भर में ये चीज़ें बहुत जल्दी फैलने लगी कि वहाँ पर ये अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं, वो अत्याचार कर रहे हैं। तो इसके बाद अंग्रेज़ों की तरफ से कुछ ऐसे विचारक निकल कर आए जिन्होंने इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई जो हम साम्राज्यवाद कर रहे हैं, जो हमने उपनिवेश बनाए हैं, हम इनका शोषण नहीं कर रहे हैं बल्कि इनको सभ्य बना रहे हैं। ठीक है। जब इस साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद शुरू हुआ और राष्ट्रवाद में भारत में इस राष्ट्रवाद के दम पर क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। तो उस स्वतंत्रता संग्राम को गलत ठहराने के लिए कैम्ब्रिज स्कूल शुरू हुआ। अब विश्व के अलग अलग देशों में इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग हो सकती है, हम भारत के हिसाब से इनकी बात कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये पिछली चीज़ें भी आपको ध्यान में होंगी। अभी हम बात कर रहे हैं सबाल्टर्न विचारधारा का। तो समाज जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद सिर्फ श्रमिकों की बात करता है, ठीक है ना। और वो ले दे के हर चीज़ में आर्थिक कारण ढूंढता है कि भैया इस घटना के पीछे क्या हुआ, आर्थिक कारण है। अगर किसी की मौत हुई तो वो क्या कहेंगे कि समय पर इसका इलाज नहीं हुआ इसलिए ये मर गया। क्यों इलाज नहीं हुआ? क्योंकि इसके पास में पैसे नहीं थे, भले ही वो आदमी 100 साल जी के मरा हो। तो ऐसा यहाँ पर मार्क्सवादी करते हैं कि भाई हर चीज़ के पीछे आर्थिक कारण ढूंढने लग जाते हैं। तो उस विचारधारा से निकलकर ही इस विचारधारा का जन्म हुआ, किसका? सबाल्टर्न का। लेकिन सबाल्टर्न मार्क्सवाद से प्रभावित तो है, लेकिन नए विचारों के साथ ये आई, इसलिए हम इसको एक अलग विचारधारा के तौर पर पढ़ रहे हैं, ना कि किस तौर पर, ना कि मार्क्सवाद के तौर पर। तो ये समझिए जिस तरह से साम्राज्यवाद से निकलकर कैम्ब्रिज स्कूल आया, उसी तरह से मार्क्सवाद से निकलकर सबाल्टर्न निकल कर आए। तो अब सबाल्टर्न इतिहास लेखकों ने मार्क्सवादी इतिहास लेखन सहित पूर्व के समस्त इतिहास लेखन को अभिजात वर्गवादी इतिहास लेखन कहते हुए खारिज किया और इसके स्थान पर जन्मोन्मुखी इतिहास लेखन को स्थापित किया। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे मार्क्स बात करता है तो मार्क्स वर्ग विशेष में श्रमिकों की और पूंजीपतियों की बात करता है। तो वहाँ पर भी हम अभिजातवादी वर्ग देख सकते हैं कि आप समाज के एक विशेष वर्ग की बात कर रहे हो और समाज के दूसरे वर्गों का क्या। तो इसलिए सबाल्टर्न कहता है कि भाई जितनी भी विचारधाराएं हैं वो किसी एक वर्ग विशेष की बात करती है और हम बात करते हैं संपूर्ण जनता की, जो आम जनमानस है, हम उनकी बात करते हैं। रणजीत गुहा के अनुसार भारतीय समाज को एक समरूप समाज या बने बनाए सामाजिक वर्गों एवं उत्पादन के संबंधों के माध्यम से देखने की बजाय कुलीनों और दलितों या आमजन के विभाजन पर आधारित देखा जाना चाहिए। जनवादी इतिहास लेखन के अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि बड़े बड़े विद्रोहों एवं क्रांतियों की चर्चा जब भी इतिहासकारों ने की है, उनके द्वारा प्रायः आम आदमी के वास्तविक इतिहास को उस नज़रिए से लिखने की कोशिश नहीं की गई जिस नज़रिए से लिखा जाना चाहिए था। तो ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े विद्रोह हुए, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, जैसे जो 1769 की जो फ्रांस की क्रांति थी वो हुई, अमेरिका की क्रांति हुई, बोस्टन टी पार्टी वगैरह, जहाँ पर अमेरिका की स्वतंत्रता की बात हुई, लेनिन क्रांति हुई रूस में। तो यहाँ पर जितनी भी विश्व स्तर की क्रांति हुई उनमें बड़े बड़े लोगों की आपने चर्चा तो की, जो उस क्रांति का नेता था, लेकिन जो आम आदमी था जिसने उस क्रांति को क्रांति बनाया, क्योंकि एक या दो व्यक्ति मिलकर पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी नेपाल में विद्रोह हुआ, तो क्या दो चार बच्चों ने मिलकर पूरे नेपाल को बदल दिया? नहीं। हम देखते हैं कि दो चार उनके युवा नेता रहे, लेकिन उन दो चार लोगों के माध्यम से कितने सारे युवा शामिल हुए। तो अगर आप न्यूज़ चैनल खोल के देखोगे तो आपको सिर्फ उन दो चार लोगों के बारे में ही बताया जाएगा। सुशीला कार्की कौन है? उनको राष्ट्रपति बनाया गया। एक साहा है जो काठमांडू के मेयर हैं, उनके बारे में बताया जाएगा। जो युवा नेता हैं उनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन क्या आपको जो आम नेपाली युवा है जिसने विद्रोह किया, जिसने
रिवल्ट किया, उसके बारे में बताया जाएगा? नहीं। तो ये सबाल्टर्न वही कहना चाहते हैं कि भैया क्रांतियाँ हुई ठीक है, लेकिन आप क्रांति में शामिल होने वाले आम लोगों को ठीक ढंग से आप हमारे सामने नहीं ला पाए, आप उनके बारे में ठीक ढंग से बात नहीं कर पाए जैसा आपको करना चाहिए था, जैसे नज़रिए से उनके बारे में आपको लिखा जाना चाहिए था। क्योंकि कोई भी बदलाव सिर्फ एक या दो व्यक्ति मिलकर नहीं लाते हैं, कोई भी बदलाव पूरे समाज की डिमांड होती है। अब समाज को जो मनाता है वह नेता कहलाता है, लेकिन हम अक्सर सिर्फ नेता की बात करते हैं, हम समाज की बात करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबाल्टर्न कहते हैं कि आप नेता की बात करो, अच्छी बात है, लेकिन आप समाज की भी बात करो। सभी ऐतिहासिक परिवर्तनों में जनसाधारण भी सक्रिय भूमिका होती है, लेकिन परंपरागत इतिहास लेखन में आम जनता को प्रायः उच्च वर्गीय नेताओं और संगठनों के निर्देशों पर चलने वाली कठपुतली मात्र मान लिया गया है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई कोई विद्रोह हुआ या फिर कोई परिवर्तन हुआ, तो आप क्या कहते हो कि भाई उस नेता के बहकावे में आकर जनता ने विद्रोह कर दिया या फिर उस व्यक्ति के नेतृत्व में जनता ने विद्रोह किया। क्या जनता की कोई स्थिति नहीं होती है? क्या जनता के मन में हाँ या ना नहीं होता है? क्या जनता ये नहीं जानती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि जो नेता होता है वो भी उसी जनसमूह से निकल कर आया है, उसकी जगह कोई और भी आ सकता था। इसीलिए ये कहना कि जनता सिर्फ नेताओं के दम पर विद्रोह करती है, ये गलत बात है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 8 अगस्त को, तो उससे पहले ही अंग्रेज़ों को एक खबर लग चुकी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने वाला है। तो उन्होंने एक दिन पहले ही जितने भी बड़े बड़े नेता थे, महात्मा गांधी हुए, सरदार पटेल हुए, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार करके गुप्त स्थानों पर छिपा दिया। अब इसमें क्या हुआ कि जनता नेतृत्वहीन हो गई, लेकिन पहले ही गांधी जी कह चुके थे कि हम गिरफ्तार हो सकते हैं और ये आंदोलन नेताओं का नहीं बल्कि समूची जनता का आंदोलन है, ये भारत का आंदोलन है। 1942 का आंदोलन विश्व स्तर पर एक ऐसा एग्जाम्पल माना जाता है जहां पर विद्रोह या फिर आंदोलन का नेतृत्व किसी नेता ने नहीं किया। ये नेतृत्वहीन आंदोलन था। जनता खुद तख्तियाँ लेकर निकली अंग्रेज़ों के खिलाफ और खुद उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से और कहीं कहीं पर हिंसक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो इस तरह से अगर आप ये कहते हो कि नेता के बगैर जनता कुछ नहीं है, तो फिर 1942 का आंदोलन सफल आंदोलन कैसे माना जा सकता है? क्योंकि उस आंदोलन का तो कोई नेता ही नहीं था, उस आंदोलन को तो जनता ने अपने कंधे पर उठाकर चलाया था। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कौन? सबाल्टर्नवादी इतिहासकार। परंपरागत इतिहासकारों ने आम जन की उस चेतना को समझने का प्रयास कभी नहीं किया जिसके अंतर्गत आम जन ने विभिन्न आंदोलन में भागीदारी निभाई। परंपरागत इतिहासकारों ने आम जन को पेट से सोचने वाला निर्विवेक जटिल लोगों का समूह समझा। सबाल्टर्न इतिहासकारों के अनुसार आम लोगों द्वारा विद्रोह एवं क्रांति में भागीदारी की भूमिका को समझने के लिए आम जन की चेतना और उनकी मानसिकता को समझने पर बल देना चाहिए। ये समझना चाहिए कि अगर कोई जनता ने विद्रोह किया तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नेता के पास पूरा प्लान होता है कि भाई इतनी तारीख को हम यहाँ से निकलेंगे, उतनी तारीख को वहाँ जाएंगे और अगर हमने सफलतापूर्वक ये सब कर लिया तो हमको फल में ये मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो जनता चलती है उसके दिमाग में क्या चलता है? क्या उसके दिमाग में वही चलता है जो नेता उससे कहता है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चलता है? तो ये समझना सबाल्टर्न इतिहासकार ज़रूरी मानते हैं। अब इसके बाद में देखिए कि इन इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े आंदोलन और विद्रोहों में भाग लेने वाले लोगों की सोच उनके कुलीन नेताओं से पूरी तरह मेल खाती है, बल्कि उनकी सोच तो उनकी आवश्यकताओं और अनुभवों पर आधारित होती है जो कि स्थानीय या क्षेत्रीय संस्कृति से जुड़ी हुई है। सबाल्टर्न इतिहासकारों के अनुसार औपनिवेशिक काल के अध्ययन के संबंध में भारतीय समाज में मुख्य अंतर विरोध अभिजात वर्ग और निचले स्तर की जनता के बीच है। इन इतिहासकारों के अनुसार अभिजात वर्ग में ब्रिटिश और
उच्च भारतीय वर्ग दोनों शामिल हैं। इन इतिहासकारों का मानना है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में भारतीय जनता में कभी एकता स्थापित नहीं हुई ही नहीं। इसलिए वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इस काल के अध्ययन को दो अलग अलग धाराओं के रूप में देखते हैं। अब अंग्रेज क्या मानते हैं? अंग्रेज मानते हैं कि भाई भारतीय जनता में कभी एकता थी ही नहीं। भारतीय जनता अलग भग रही थी, नेता अलग भग रहे थे। कोई नेता जनता को किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा था। कोई कह रहा था कि गोली चलाकर अंग्रेजों को मारो, कोई कह रहा था कि बिना गोली चलाए सिर्फ खड़े हो जाओ, वो खुद डर के भाग जाएंगे। कोई कह रहा था कि पत्र लिखकर उन्हें कहो कि हमें छोड़ दें। कोई कह रहा था कि तलवार निकालकर उनकी गर्दन में रखो, छोड़ देंगे। तो इस तरह की कई सारे बातें निकलकर सामने आ रही थी। तो ये जो अंग्रेज हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर जनता का इन्वॉल्वमेंट क्या था। तो यहाँ पर सबाल्टर्न इतिहासकार इस बात को इंगित करते हैं कि भैया कोई भी आंदोलन, कोई भी बदलाव जनता की इच्छा के बगैर नहीं हो सकता है। अब इन इतिहासकारों का मानना है कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष करने में भारतीय जनता में कभी एकता स्थापित नहीं हुई ही नहीं। इसलिए वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वीकार नहीं करते, बल्कि वे इस काल के अध्ययन को दो अलग अलग धाराओं के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि साम्राज्यवाद विरोधी वास्तविक संग्राम आम जनता द्वारा लड़ा गया, जबकि अभिजन वर्ग द्वारा जो संघर्ष किया गया वह अवास्तविक स्वतंत्रता संग्राम था। ये इतिहासकार कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को अभिजन वर्गवादी ही मानते हैं। अब इस विचारधारा के लेखक कौन कौन थे? इस विचारधारा के समर्थित लोग, पहले थे रणजीत गुहा, दूसरे थे पार्थ चटर्जी, फिर ज्ञानेंद्र पांडे, दीपेश चक्रवर्ती। दीपेश चक्रवर्ती की एक बहुत फेमस बुक है द कॉलिंग हिस्ट्री। इस तरह से इनकी एक रचना है। हालांकि इन सभी की रचनाएं कुछ न कुछ है जो आपको ध्यान रखनी है। शाहिद अमीन, गौतम भद्रा, अरविंद दास, तनिका सरकार, सुमित सरकार। और सुमित सरकार शुरू में इस विचारधारा के समर्थक थे, बाद में वह इस विचारधारा से असमर्थित हो गए थे और फिर वह दूसरी विचारधारा में चले गए थे। डेविड हार्डीमैन, एडवर्ड सईद, सुदीप्त कविराज, दिलीप सिमियन, सूजी थारू, इंद्राणी चटर्जी, डेविड अर्नोल्ड, एन.के. चंद्रा जैसे बड़े बड़े विचारक, इतिहासकार और लेखक इस विचारधारा से प्रभावित रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ राइटर्स जो बहुत ज़्यादा फेमस है सबाल्टर्न में, उनके नाम और उनकी रचनाओं के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनको आपको आँख खोल के बिना कुछ सोचे समझे आपको ध्यान से इनको रटना, याद करना है, क्योंकि हम सबाल्टर्न विचारधारा तो समझ ही चुके हैं। अगर ना समझे हो तो आप कह सकते हैं, हम फिर से प्रयास करेंगे, लेकिन इन रचनाओं को आपको ध्यान रखना है, अक्सर इन पर प्रश्न बनते हैं। देखिए, रणजीत गुहा की रचना है अ सबाल्टर्न स्टडीज़ रीडर। क्या है? अ सबाल्टर्न स्टडीज़ रीडर। दूसरी रचना है औपनिवेशिक भारत में कृषक असंतोष के बुनियादी पहलू। तीसरी है डोमिनेंस विदाउट डेस्टिनी। डेविड हार्डीमैन की रचना है गांधी इन हिज टाइम एंड ऑक्स। दूसरी रचना है द नॉन वायलेंस स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 1919 ईस्वी। हिस्ट्री ऑफ सबऑर्डिनेट, ये रचना भी डेविड हार्डीमैन की है। गौतम भद्रा की है फॉर रिबल्स ऑफ 1857 के विद्रोह पर इन्होंने ये किताब लिखी है। ज्ञानेंद्र पांडे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनकी रचना है कांग्रेस एंड इंडियन नेशनलिज्म द इंडिपेंडेंट फेज। दूसरी रचना है द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। कई बार ये रचनाएं, जैसे ये शब्द लिखे हुए हैं देवनागरी में, इसी तरह से इंग्लिश के शब्द हिंदी में ट्रांसलेट किए बगैर ऐसे ही लिख दिए जाते हैं। इसलिए जब आप इस लेवल पर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रयास करनी चाहिए कि आपको धीरे धीरे, जो अंग्रेजी में अगर आप असहज होंगे तो आपको सहजता लानी चाहिए। सच कहूँ तो मुझे भी खुद उतनी बेहतर नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत सीखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, शब्दों को समझ रहा हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम के सबसे बड़े पद में जाने वाले हो अगर आप प्रोफेसर बनते हो तो। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा पद जो होता है वह होता है प्रोफेसर का।
बाद में प्रोफेसर ही प्रमोट होकर शिक्षा के अलग अलग माध्यमों में काम करता है। इसीलिए जिस तरह से आईएएस या आईपीएस प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उसी तरह शिक्षा प्रणाली के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं प्रोफेसर। इसीलिए आपको दूसरी भाषाओं में थोड़ी जो आपकी असहजता है उसको कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि भविष्य में आप हर जगह ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे तो ये नहीं आता, मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही आपकी प्रवृत्ति रहेगी तो आपको समस्या जा सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आप अंग्रेजी को बेहतर करें। और कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई अंग्रेजी ही क्यों सीखें, तो सीधी सी बात है कि इस समय पर वर्ल्ड लेवल पर अंग्रेजी का बोलबाला है। और वो क्यों है, इसके पीछे एक सिंपल सा कारण है कि उपनिवेश सबसे ज़्यादा किसके रहे, अंग्रेज़ों के रहे। और आज से 50-60 साल पहले तक उनके ज़्यादातर उनके कुछ कुछ उपनिवेश थे, और मुश्किल से उनके 76-70 साल पहले ही उनके उपनिवेश स्वतंत्र हुए, जैसे भारत, पाकिस्तान। तो एक पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव दुनिया में इंग्लैंड के द्वारा ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर छोड़ा गया। इसलिए जो भाषा कभी कबीलाई भाषा थी, जो भाषा कभी एक गुमनाम भाषा थी, वो आज विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में शामिल है, मंदारिन के बाद। हालांकि हिंदी भी तीसरे नंबर की भाषा है। हालांकि हमारी समाज की धारणा ऐसी बन चुकी है कि अंग्रेजी के बगैर समाज में स्थापित होना समस्याओं से भरा होता है। इसलिए अपनी भाषा पर गर्व करें, क्योंकि हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है और भारत की सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन आपको दूसरी भाषाओं से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि जब भी मौका मिले उन्हें सीखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो हमेशा लड़ते रहते हैं कि भाई हम वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, एक समय आने पर उनको ही कोई नहीं पूछता है। इसीलिए हमेशा नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहिए, और जब भी मौका मिले तब सीखते रहिए। ज्ञानेंद्र पांडे की रचनाओं की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस एंड इंडियन नेशनलिज्म, द ये क्या भाई, इंडिपेंडेंट फेस है, प्री इंडिपेंडेंट फेस, मतलब कि आज़ादी से पहले का क्या चरण था कांग्रेस का और उसके राष्ट्रवाद का, उस पर ये बात कर रहे हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिज्म इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दिलीप सीमियन की रचना है द रेवोल्यूशन हाईवे, द पॉलिटिक्स ऑफ लेबर अंडर लेट कॉलोनिज्म। तो ये कुछ प्रमुख रचनाकार थे और उनकी रचनाएं थी। हालांकि हमने सभी की बात नहीं की है, क्योंकि प्रश्न इन पर ही बनते हैं और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इनकी रचनाओं याद कर लेते हैं तो अगर बाकियों की भी पूछ ली तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे टर्मिनेट करके। एग्ज़ाम में टर्मिनेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई इसका लिंक तो कहीं नहीं बैठ रहा है तो इसको हटा दो। अब ऑप्शन में जहाँ जहाँ वो होगा वो रॉन्ग आंसर होगा। अब इसके बाद में देखिए आलोचनाएं देखते हैं सबाल्टर्न स्टडीज़ की। अब ये एक बेस्ट थिंग मुझे लगती है कि भाई जिसकी विशेषता होती है उसकी आलोचना भी होती है। एक इंसान अगर अच्छा है तो वह बुरा भी कहीं ना कहीं किसी स्तर पर होगा ही। उसी तरह से सबाल्टर्न स्टडीज़, जहाँ पर शुरुआत में हमें लग रहा था कि भाई ये किस तरह से जनवादी इतिहास लेखन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक इतिहास के किसी क्षेत्र में ऐसा हम नहीं देखते हैं, तो इनकी आलोचनाएं भी हैं। वो आलोचनाएं देखें तो सबाल्टर्न इतिहासकारों के अध्ययन की शोध पद्धति और शोध प्रक्रिया को लेकर आलोचनाएं होती हैं। आमजन की मानसिक चेतना का अध्ययन कैसे संभव है? आप आमजन की मानसिक चेतना को कैसे समझ सकते हो? मान लो भारत में अगर आप अभी आमजन की मानसिक चेतना समझना चाहो तो 142 करोड़ से ज़्यादा देश की आबादी है, ठीक है। अब आप आमजन की मानसिक चेतना की बात करोगे तो आप कितने लोगों की मानसिक चेतना का अध्ययन करोगे? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख? आप मुश्किल से कुछ हज़ार लोगों के अध्ययन ही कर पाओगे, और उन्हीं के आधार पर आप ये कह रहे हो कि हम समाज की मानसिक चेतना की बात कर रहे हैं। तो आप कुछ हज़ार या कुछ लाखों के आधार पर आप करोड़ों लोगों को कैसे समझ सकते हो? तो ये एक संदेह की बात यहाँ पर निकल कर आती है। अब दूसरा ये है कि सबाल्टर्न शब्द की अवधारणा को लेकर भी विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद हैं। समाज में ऐसे वर्गभेद भी हैं जो एक संदर्भ में शोषित
तो दूसरे संदर्भ में शोषक है भारतीय पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग। इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मैं कुर्मी समाज से आता हूँ। कुर्मी समाज ओबीसी में आती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम कुर्मी समाज से हैं, हमारी जो पिछली 2-4 पीढ़ी थी वो थोड़ी पैसों में ठीक ठाक थी, हालांकि अभी हमारी कंडीशन नॉर्मल है, लोअर मिडिल क्लास में। लेकिन अगर आप बिहार में कुर्मी समाज को देखोगे तो उनकी स्थिति जमींदार वालों थी और उन्होंने समाज का बड़े पैमाने पर शोषण किया। गुजरात के कुर्मी समाज की स्थिति देखोगे, जो पाटीदार वगैरह हैं, वो भी काफ़ी रईस रहे और उन्होंने भी समाज का शोषण किया। लेकिन पश्चिम बंगाल क्षेत्र के जो कुर्मी समाज है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कई बार वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि उन्हें जनजातियों में शामिल कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति में, एसटी या एससी में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो कि एक जाति देश के किसी हिस्से में शोषक है तो दूसरे हिस्से में वह शोषित है। तो आप इस आधार पर कैसे कह सकते हो कि भाई किसी का शोषण हो रहा है, क्योंकि कहीं पर किसी का शोषण हो रहा है तो दूसरे स्थान पर उसी से संबंधित लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट है। सबाल्टर्न शब्द की अवधारणा को लेकर भी विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद है। समाज में ऐसे वर्ग भी हैं जो एक संदर्भ में शोषित हैं तो दूसरे संदर्भ में शोषक हैं, भारतीय पूंजीपति वर्ग और जमींदार वर्ग। आमजन की चेतना का अर्थ व स्वरूप को लेकर ये विवाद करते हैं कि आमजन की चेतना को आप कैसे समझ सकते हो, आमजन के स्वरूप को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनके बारे में सबाल्टर्न की ओर से स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सका है। यही कारण है कि जहाँ पर कई मामलों में यह विचारधारा बहुत बेहतरीन नज़र आती है तो कई मामलों में प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। इसीलिए आपसे आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। चाहे वह इतिहास की कोई श्रृंखला हो, कोई सिद्धांत हो या कोई विचार हो, जहाँ हम उसके सहमत होने के लिए कुछ अच्छे फैक्ट को देखते हैं, वहीं पर उससे असहमत होने के लिए भी हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। एक इंसान अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सिक्के के किस पहलू को देखना चाहते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, क्योंकि अगर आप ये भूलें तो आप सिर्फ एक पहलू को देखेंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को सम्मान देंगे या फिर बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति से नफरत करेंगे, और ये दोनों ही चीज़ें गलत होती हैं। अक्सर हम ऐसा ही करते हैं। कई बार हम समाज के कुछ व्यक्तियों को इतना सम्मान दे देते हैं कि वह धार्मिक तौर पर हमारे भगवान बन जाते हैं, और फिर जब वे हम में से ही किसी का शोषण करते हैं तो फिर हम उस बात को नहीं मानते और हमें लगता है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। कई सारे ढोंगी बाबा जो जेल में हैं, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसलिए आखिर में बस इतना ही, आप पढ़ाई में किसी सिद्धांत को या किसी विचारधारा को पढ़ें या फिर किसी व्यक्ति को पढ़ें, ये ध्यान रखें कि दो पहलू होते हैं। जब तक आपको ये ध्यान रहेगा, आप हमेशा सेफ जोन में हैं। धन्यवाद।